हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस स्टडीज। तो आज हम लोग इस वीडियो में सोशल स्टडीज का या सोशल साइंस का हम लोग आंसर की करेंगे, जिसका हमारा सेट नंबर जो है क्वेश्चन पेपर का वो 3 है और जो हमारा क्वेश्चन पेपर कोड है वो 32/6/3 है। ठीक, तो चलिए ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए जल्दी जल्दी हम लोग आंसर कर लेते हैं। तो हमारा जो सेक्शन ये है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक, एमसीक्यू है। तो पहला नंबर का जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा, दूसरा नंबर का जो हमारा आंसर है वो सी होगा, फिर हमारा तीसरा नंबर का जो आंसर है वो डी होगा। ठीक, फिर हमारा जो चौथा नंबर का आंसर है वो डी होगा, फिर हमारा पांचवा नंबर का जो आंसर है वो बी होगा, यानी कि सेकेंड और थर्ड। ठीक, फिर हमारा फिफ्थ नंबर ये हो गया, फिर हमारा सिक्स्थ नंबर है असर्शन और रीजन वाला। तो इसमें ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स होगा। तो आप लोग को बता ही देता हूँ इसका कारण कि असर्शन हमारा क्या दिया, पॉलिटिकल पार्टीज आर इंपॉर्टेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये सच है, हम लोगों ने पढ़ा और इसके हम लोग को क्या बोलता है मतलब हम लोग निचोड़ निकाले तो ये हम लोग को इतना तो समझ में आ ही गया। और रीजन हमारा क्या दिया कि मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, ये गलत है। मीडिया पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं बनाती है, थोड़ा बहुत होता है लेकिन इतना नहीं कि सिर्फ हाँ मीडिया ही पॉलिटिकल पार्टीज को बताती है। इसलिए हमारा जो यहाँ रीजन है वो गलत हो जाता है साफ साफ। ठीक, फिर हमारा जो 7th नंबर है उसका आंसर नंबर ये होगा, यानी कि पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का पहला और चौथा का दूसरा। ठीक, फिर हमारा जो 7 नंबर हो गया, फिर हमारा 8 नंबर है। तो 8 नंबर का आंसर होगा चाइना, वन पार्टी सिस्टम चाइना में ये सिर्फ। ठीक, फिर हमारा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा जो यहाँ जो हमारा 3 जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देयर इज नो ऑफिशियल वाला, फिर कम्युनिटीज वाला, फिर स्टेट हेल्थ कम्युनिटीज वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन देयर नेशनल पार्लियामेंट। तो इसका स्वीडन हो जाएगा, क्यों नहीं सबसे ज्यादा है। ठीक, फिर हमारा जो है 11th नंबर पे आते हैं। तो 11th नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, 11th नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पहला का चौथा, दूसरा का ए का चौथा, बी का सेकंड, फिर सी का जो हमारा थर्ड और डी का फर्स्ट। ठीक है, फिर हमारा 12th नंबर मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे नहीं मिला है इसका आंसर, मैं कंफर्म नहीं हूँ तो मैं आप लोग को गलत कैसे बताऊँ। तो 12th नंबर नहीं हुआ। तो 13th नंबर में हम लोग आ जाते हैं, आयरन एंड स्टील होगा इसका। 1840 से 1860 तक आयरन एंड स्टील किया था बहुत ज़्यादा, जो क्या बोलता है इंक्रीज किया था। ठीक, फिर हमारा 14th नंबर जो है उसका जो हमारा होगा पॉवर्टी एंड डिजीज होगा। ठीक, फिर हमारा 15th नंबर जो है यहाँ हमारा राइस होगा, क्योंकि ये चारों क्राइटेरिया को राइस ही फुलफिल करता है। ठीक, फिर हमारा 16th नंबर जो है उसका ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, यानी कि पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, तीसरा का चौथा, चौथा का तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। फिर हमारा 17th नंबर जो है उसका जो हमारा 17th का जो ऑप्शन नंबर होगा वो डी होगा, क्योंकि यही करेक्ट है इन तीनों में से। लैटेराइट सॉइल जो हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। ठीक, फिर हमारा 18th नंबर जो है बीच वन ये वाला जो हमारा इसका वर्ल्ड बैंक होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक देखता है, प्रिपेयर करता है। ठीक, फिर हमारा 19th नंबर जो है उसका हमारा होगा प्लानिंग कमीशन, ये एजेंसी जो है प्लानिंग कमीशन के द्वारा दिखा है। फिर हमारा जो 20 नंबर है उसका 5% होगा। कैसे होगा तो आप लोग को पता है, एवरेज इनकम कैसे निकाला जाता है, टोटल को जोड़ दीजिए और जितने फैमिली मेंबर्स है उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप लोग ये कीजिएगा तो 20,000 पर 4 होगा, तो 5% हो गया आपका। फिर हमारा हम लोग आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। ठीक, तो मैं कुछ पॉइंट मैं आप लोग को ये नहीं बोलूंगा कि हाँ जो आप लिखे वो मैं जो बोलूँ वो एकदम मैच ही करें, लेकिन आपने 1 साल दिया है क्लास 10 को और इतना ज़्यादा पढ़ा है तो आप लोग को तो ये पता होगा कि हाँ इससे सिमिलर है। अगर हम लोग इससे सिमिलर कुछ लिखे तो हमारा सही है, एकदम हट के लिखेगा तो वो तो गलत ही होगा। तो मैं कुछ शॉर्ट पॉइंट एक तरीके से बोल सकता हूँ, लिखा हूँ तो मैं मिलवा देता हूँ आप लोग को। तो हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। तो पहला मैंने लिखा है डिवीजन ऑफ फ्रेंच नेशन स्टेट इनटू मल्टीपल स्टेट। ठीक, फिर हमारा दूसरा जो है टू रिड्यूस द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच नेशन स्टेट। ठीक, इससे रिलेटेड अगर आप लोग कुछ लिखे तो आपका सही है, आप लोग मिला लीजिएगा। फिर हमारा दूसरा नंबर जो है उसमें पूछा हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो रूरल एरिया में हम लोग किस तरीके से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, तो बाय क्रिएटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर हम लोग जितना ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे तो उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। फिर हमारा दूसरा क्या होगा, थ्रो गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक मनरेगा। मनरेगा क्या करता है, मनरेगा जो है अनएम्प्लॉयमेंट को हटा के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, यानी कि रोजगार देता है। अगर रोजगार नहीं देता है तो उसके बदल मतलब वो प्रॉमिस करता है कि वो आप लोग को बेरोजगारी भत्ता देगा, यानी कि उसके बजाय पैसा देगा। ठीक, फिर हमारा जो तीसरा नंबर को 23 नंबर जो क्वेश्चन है सेक्शन बी का, एग्जामिन एनी 2 फीचर्स ऑफ बाय पार्टी सिस्टम। तो हमारा बाय पार्टी सिस्टम क्या होता है, जहाँ हमारा 2 पार्टी मेन एग्जिस्ट होता है। तो पहला हम लोग अगर ये भी लिख सकते हैं कि देखिए हम लोग का रहता तो 2 पार्टी है,
मेन। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां रहती है, लेकिन जो हमारा नेशनल लेवल का इलेक्शन होता है वो सिर्फ ये 2 पार्टी के पास ही पावर रहता है लड़ने के लिए, और बाकी ये छोटी पार्टी के पास ये सब पावर नहीं रहता। एक फीचर इसका ये हो गया। और दूसरा फीचर आप लोग इसका ये भी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ बाई पार्टी सिस्टम यानी 2 ही पार्टी है, तो जितना ज़्यादा कम डाइवर्सिटी है उतना ज़्यादा कम कंपटीशन रहती है। ये इसका फीचर हो सकता है। इससे जुड़े और बहुत सारे फीचर्स हैं, तो अगर आप लोग देखें तो ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सच है, अगर आप लोगों ने ये भी लिखा है तो भी सही है। अब क्वेश्चन आंसर में कितना ज़्यादा आप लोग को बताऊँ, क्योंकि सबने अपने अपने तरीके से लिखा होगा, अलग अलग लिखा होगा, बस रिलेटेबल हो तो मार्क्स मिलेगा आप लोगों को। फिर हमारा जो 24 नंबर का है, एक्सप्लेन एनी 2 एफर्ट टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, और फिर हमारी यूनिवर्सिटीज खोल ली, तो उससे जो है हमारे एग्रीकल्चर को क्या होता है एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। इसी से हम लोग जो देख सकते हैं कि हाँ ये जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करिए। फिर हमारा दूसरा है कलेक्टिवनेस। तो अगर हम लोग एक साथ ही खेती करें तो उससे भी हम लोग को फायदा होगा और उससे भी प्रमोशन होगा। अब अगर आप लोग बोलिएगा नहीं कि भाई भाई में लड़ाई हो जाती है तो वो अलग आप लोग का मैटर है, ठीक। फिर हमारा दूसरा जो है और वाला मैं छोड़ दिया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सेक्शन सी में हम लोग आ गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी न्यू विजुअल कल्चर टू शेप इन इंडिया, ठीक। तो इसका क्या होगा पेंटिंग्स। तो जब इस टाइम पे जब हम लोग क्या बोलता है मतलब चिल्ला रहे थे तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि हम लोगों को, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को पता है कि रिलीजन के नाम पे अगर हम लोग रिलीजन के नाम पे अगर हम लोग को लोगों को एक करना चाहते हैं तो उस टाइम क्या होता नहीं, इसके एक करने के बजाय उल्टा डिवाइड हो जाता और जो है हमारा अच्छी तरीके से हम लोग नहीं कर पाते। तो इस सिंबलाइज करने के लिए उस टाइम इंडिया में क्या किया 19th सेंचुरी में तो बहुत सारे एलिगोरी बनाई गई, पेंटिंग्स बनाई गई, फिर कुछ हिम्स लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये क्या था, भारत माता का जो पिक्चर था एलिगोरी था वो क्या था, लोगों को एक भावना में रखना चाहता था कि हाँ हम लोग इंडिया एक नेशनली का भावना को जगाना चाह रहा था, ठीक। तो इसका ये हो जाएगा, सॉरी इसका ये हो जाएगा, ठीक। फिर जो हमारा इसी में और फिर हम लोग का अलग अलग तरीके का फ्लैग डिजाइन किया जा रहा था जिससे कि हम लोग कलेक्टिवनेस का भावना जागे और एक नेशन से हम लोग का ये भावना हम लोग में जागे, ठीक। फिर हमारा जो है 3-4 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको आराम से नंबर मिल जाएगा अगर आप लोग सही लिखे होंगे तो, ठीक। तो इसी में मैं 3-4 पॉइंट कवर कर दिया हूँ। अब आप लोग को ये देखना है कि आप लोग जो लिख के आए वो रिलेटेबल है या नहीं है, ठीक। फिर हमारा 26 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बिकॉज इट कॉजेज अननेसेसरी यूज ऑफ रिसोर्स एंड कॉजेज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स ड्यू टू विच नो और वेरी लेस रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर यूज। इसका साफ कहना है कि हम लोग जो अभी जो रिसोर्सेज का एकदम ओवर यूज कर रहे हैं, बहुत गंदी तरीके से यूज कर रहे हैं, तो जिसके कारण हमारा क्या हो सकता है कि हमारे फ्यूचर में रिसोर्स बचे ही ना, ठीक। फिर हमारा जो 28 नंबर जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोग को बताता हूँ, इसका आंसर क्या होगा। 2-3-4 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक। तो 1 मिनट। तो पहला तो होगा नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनलैटरली, ठीक। फिर हमारा दूसरा नंबर पॉइंट ये लिख सकते हैं कि मेनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ कंट्री, ठीक है। दोनों को इक्वल पावर दिया गया था, ठीक है। फिर हमारा द कैपिटल ऑफ बेल्जियम ब्रुसेल्स एज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब वहां के दोनों कम्युनिटीज को जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। ये 3 पॉइंट आप लोग और जो हमारा इससे जुड़ा हुआ 1-2 पॉइंट वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन कि व्हाई डू वी कॉल टूरिज्म एज ए ट्रेड, एक्सप्लेन। तो हम लोग टूरिज्म को एज ए ट्रेड क्यों कर सकते हैं, इसका 2-3 रीजन देना हम लोग को, ठीक। तो मेनी लोकल बिजनेस लाइक रेस्टोरेंट, फिर शॉप्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, फिर रिक्रिएशनल प्लेसेज इटीसी डेवलप बिकॉज ऑफ टूरिज्म। हम लोग घूमने जाते हैं कई बार, तो ऐसा नहीं है कि सब हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ हम लोग का घर है, तो कहीं हम लोग ठहरते हैं, फिर हम लोग वहाँ से कुछ खाने के लिए लेते हैं, फिर हम लोग घूमने जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहाँ अर्न होता है, तो उससे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। फिर हमारा एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि व्हेन टूरिस्ट विजिट ए न्यू प्लेस दे अवेल ऑल दिस फैसिलिटी थस एंड डेवलपिंग द इकोनॉमी ऑफ रीजन, तो वहाँ के रीजन के इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कहीं कोई प्लेसेस है, मान लीजिए पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ लोग अपनी दुकान खोलने के लिए, अपने जो क्या बोलते हैं होटल खोलने के लिए कितना ज़्यादा उतावला रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ जो है थोड़ा उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक। फिर हमारा ये हो गया। फिर हम लोग सेक्शन डी में आ जाते हैं यानी कि लॉन्ग में। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को शॉर्ट पहली शॉर्ट सब में ऐसे ही किया कि रिलेटेबल पॉइंट बताया हूँ। अगर आप लोग इससे रिलेट करके, तो मैं लॉन्ग में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ पॉइंट देता जाऊँगा, उससे आप लोग तो एक्सप्लेन करके आई होंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। तो इवॉल्व्स विद टाइम, तो पहला पॉइंट हम लोग इससे ये देख सकते हैं कि जो वाइज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंसिडर्ड एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, तो क्योंकि ये टाइम के साथ साथ इवॉल्व करते जाते हैं, कंडीशन के साथ साथ इवॉल्व करते हैं, ठीक। फिर मेक चेंजेज इन ओल्ड पॉलिसी, ये ओल्ड पॉलिसी में भी क्या बोलता है बदलाव लाते जाते हैं। जो ओल्ड पॉलिसी में अच्छी बातें नहीं थी वो हटा के इसमें कुछ अच्छी बातें ऐड करते हैं या प्रॉफिट का कुछ ऐड करते हैं, ठीक। फिर दी चीज अपोजिशन विच पॉइंट सेट फॉल्ट इन द
इन द ओल्ड पॉलिसी, ठीक है। तो मतलब अपोजिशन में जो हमारा फॉल्ट रहता है उसको देखते हैं। फिर हमारा इट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स, ये सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल रहते हैं, अगर नहीं रहेंगे तो अगले बार जो है इन्हें इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ सकता है, ठीक। फिर ट्रांसपेरेंसी भी रहता है, यानी कि हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन भी रहता है कि किस तरीके से क्या हुआ, ये हमारे नागरिकों को जानने की पूरी आज़ादी रहती है, ठीक। तो ये 4-5-6 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा तो आराम से आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। फिर हमारा जो 31 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन है, हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं 3-4 पॉइंट, तो मैं बताता हूँ आप लोग को। तो मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय यूजिंग एंड रिसाइकिल इनटू 2 or more सक्सेसिव स्टेप। फिर हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। फिर ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इन्फ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस कैन बी डन इन 3 phases, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें लिखे होंगे तो आप लोग सही लिख के आए हैं। फिर हमारा जो 31 नंबर हो गया, अब हमारा 32 नंबर पे चलते हैं जल्दी जल्दी, बस हमारा लास्ट है। तो हाँ 32 नंबर का ए नंबर, रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू वुमेन आर नेसेसरी। इन्फ्लुएंस इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो इसका हम लोग क्या बताता हूँ मैं आप लोग को। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और एक्सेस टू एन इनहेरिटेड और सेल्फ जनरेटेड इनकम इज कंसिडरेबल टू बी द मेजर मींस ऑफ एम्पावरिंग वुमेन, ठीक है। आप लोग पॉइंट्स को अच्छी तरीके से सुनते जाइएगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग इससे रिलेटेबल लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। फिर इक्वल पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स एज मेन, मतलब मेन के जैसा इक्वल पॉलिटिकल और सिविल राइट दिया जाए। फिर वे ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, मतलब इनको पावर भी दिया जाए और आज़ादी भी दिया जाए। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन रिसोर्सेज एंड पावर में ऐसा नहीं कि मेन को ज्यादा पावर दिया जाए और वुमेन को कम पावर दिया जाए, ठीक। फिर लव यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिंसियरिटी ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर फॉर एटीट्यूड ऑफ रेंडरिंग हेल्प, ये सबसे बाहर भी हम लोग को देखना चाहिए उनके प्रति। फिर हमारा रिमूविंग सोशल इविल्स इंक्लूडिंग वायलेंस टॉर्चर ह्यूमिलिएशन, मतलब उनके ऊपर जो अत्याचार किया जाता है या टॉर्चर किया जाता है वो सब भी इसका मेन कारण है, ठीक है। फिर हमारा जो लास्ट है ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। तो कैसे है ये आप लोग को क्या बोलता है एक्सप्लेन करना है। तो मुझे लगता है ये सबसे आसान क्वेश्चन है, आप सब लॉन्ग में से सबसे आसान क्वेश्चन यही है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा कि पहला जो हमारा जो है दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड बढ़ेगा। फिर ट्रेड बढ़ेगा तो हमारा दूसरे कंट्री के साथ जो ट्रेड बढ़ेगा तो हमारे अपने देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। फिर हमारा जो है करेंसी का एक्सचेंज ज़्यादा होगा, कैपिटल का एक्सचेंज ज़्यादा होगा। 3 पॉइंट तो आपका ऐसे हो गया। फिर हमारा चौथा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि अगर हम लोग मतलब एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री से ट्रेड करेगी तो उन दोनों के बीच में अच्छी रिलेशनशिप बनेगी, वो वाला रिलेशनशिप नहीं, कंट्री के बीच का रिलेशनशिप, ठीक। तो ये हो गया। फिर हमारा 5वां नंबर में क्या लिख सकते हैं कि अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन करते हैं तो किसी एक कंट्री से तो नहीं करेंगे, बहुत सारी कंट्री से करेंगे। तो हमारा जो कनेक्शन है एक कंट्री से बाहर जाएगा, हमारा प्रोडक्ट एक कंट्री से बाहर जाएगा। फिर हमारा छठा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है कि हमारा जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनको भी बहुत सारी फायदे होती है। और यहाँ अगर डिसएडवांटेज लिखने दिया जाता तो ये भी लिख सकते थे कि कुछ लोकल इंडस्ट्री को घाटा भी सहना पड़ता है बड़ी बड़ी कंपनियों के कारण। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आंसर भी पूरा अच्छी तरीके से हेल्प हुआ हो, आप लोग को समझने में कि आप लोग कितना स्कोर कर सकते हैं। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टेंशन लीजिएगा आप लोग का अगला एग्जाम उतना ज़्यादा खराब जाएगा, ठीक है। तो जो हो गया आप तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा ही गया होगा। तो आप लोग हिंदी का आप लोग को अगर आंसर की चाहिए तो हमारे चैनल फोकस स्टडीज को सब्सक्राइब करें। हम लोग हिंदी के दिन में हिंदी का आंसर के लेके आएंगे। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आपके साथ जो आपके दोस्त लोग एग्जाम दिए हैं उसे आंसर की शेयर करें कि उन्हें भी पता चले वो क्या लिख के लाए हैं और कितना सही है, कितना ज़्यादा वो स्कोर कर सकते हैं, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।